स्टेज 4 के कुछ पेशेंट्स 5 साल बाद भी जिंदा हैं और कुछ पेशेंट्स 5 महीने भी नहीं रहते। तो फ़र्क क्या है आइए मैं बताता हूँ। सिर्फ 3 चीज़ें। इस वीडियो में मैं वो 3 चीज़ें क्लियर कर दूंगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रेय। मैं एक मेडिकल और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टेज 4 कैंसर से जूझ रहे हैं या अपने स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं। आज आप 3 चीज़ें समझेंगे। पहला, कैंसर की बायोलॉजी क्यों सब कुछ डिसाइड करती है। दूसरा, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसे ट्रैक होता है। और तीसरा, एक ऐसा फैक्टर जिसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं बट सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है। और बीच बीच में मैं ऐसी 3 गलतियां भी बताऊंगा जो फैमिलीज अक्सर कर देती हैं। स्टेज 4 का डायग्नोसिस फैमिलीज के लिए एक अर्थक्वेक जैसा होता है। दिमाग में अचानक आता है, अरे अब कहाँ जाएं, ट्रीटमेंट कैसे होगा, खर्चा कितना आएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे पेशेंट के पास टाइम कितना है डॉक्टर। और शॉक के इस मोमेंट में फैमिलीज ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जो उनके पेशेंट के लिए घातक सिद्ध होता है। इसीलिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेज 4 कैंसर एक सिंगल स्टोरी नहीं होती। लेकिन सबसे पहले स्टेज 4 का असली मतलब क्या है, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं से शुरू होता है। स्टेज 4 कैंसर का मतलब होता है कि कैंसर अपनी ओरिजिनल जगह से निकलकर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल गया है, जैसे कि लिवर, लंग, ब्रेन, बोन्स। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्टेज 4 कैंसर का स्प्रेड बताता है, उसका बिहेवियर नहीं। तो 2 पेशेंट, सेम कैंसर, सेम स्टेज, लेकिन आउटकम्स कंप्लीटली डिफरेंट। कैसे? क्योंकि स्प्रेड सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी कहानी बायोलॉजी, रिस्पॉन्स और फिटनेस पर डिपेंड करती है। और यहाँ मैं मेटास्टैटिक सॉलिड ट्यूमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्लड कैंसर का स्टेजिंग डिफरेंट होता है। तो अब चलते हैं पहले फैक्टर पे, और यही सबसे पावरफुल है। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैंसर की बायोलॉजी। पुराने समय में हम कैंसर को सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से समझते थे, और आज हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी आगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि IHC, बायोमार्कर्स, जीन लेवल टारगेट्स और पूरे ट्यूमर का जेनेटिक मेकअप, जिसे हम NGS कहते हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इस NGS से हमें पता चलता है कि कैंसर में कोई टारगेटेबल जीन है कि नहीं जिसके लिए कोई दवाई बनी हो, जैसे कि ALK जीन, EGFR जीन, HER2/neu। इस तरह से बहुत सारे जीन्स हैं जिनको हम स्पेसिफिक टारगेट देकर ब्लॉक कर सकते हैं और कैंसर के बढ़ने को, ग्रोथ को रोक सकते हैं, या फिर कैंसर को पूरी तरह से मार भी सकते हैं। तो अगर हमें टारगेट मिल गया तो समझिए कि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो सकता है। तो अब एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। तो कीमो को आप ऐसे समझिए कि जैसे हम पूरे शहर में कुरियर भेजते हैं, हर घर पे, कुछ काम के, कुछ बेकार। और टारगेटेड थेरेपी ऐसी है जिसके पास एग्जैक्ट एड्रेस है कि जिसको पहुंचनी है वहीं पर एग्जैक्टली पहुंचे। लेकिन एक सही बात बोलूं, हर कैंसर में टारगेट नहीं मिलता और हर पेशेंट में NGS करना ज़रूरी भी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ बेसिक IHC और बायोमार्कर्स ही एनफ होते हैं। तो कौन सा टेस्ट करना है, कब करना है और क्यों करना है, ये आपका ऑन्कोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेगा। तो अब चलते हैं दूसरे फैक्टर पे, और यहीं पे आपके धैर्य की असली परीक्षा होती है। तो दूसरा फैक्टर है ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स। और लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये कीमो काम करेगी या नहीं? तो सच ये है कि स्टेज 4 में ट्रीटमेंट का गोल अलग होता है। डिजीज़ को कंट्रोल करना, सिम्टम्स को कम करना, लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन रखना और लाइफ को प्रोलॉन्ग करना। और अगर ट्रीटमेंट से ट्यूमर श्रिंक हो जाए, सिम्टम्स कम हो जाए, तो मरीज़ कई महीनों या कई सालों तक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। और अगर रिस्पॉन्स वीक हो तो ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट चेंज कर देता है, डिफरेंट कीमो या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, या फिर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो काम करने की उम्मीद है। और हाँ, कुछ केसेस में क्लिनिकल ट्रायल्स भी काम में आते हैं। इसलिए स्टेज 4 का मतलब वन शॉट वन प्लान नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक गेम प्लान है, इसलिए मूव्स बदलते रहते हैं। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे, और इसी को लोग सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तीसरा फैक्टर है पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस। तो फिटनेस का मतलब क्या? फिटनेस का मतलब जिम वाली फिटनेस नहीं, इसका मतलब है पेशेंट का न्यूट्रिशन या एपेटाइट कैसी है, पेशेंट का डायबिटीज़ या BP कंट्रोल में है कि नहीं, पेशेंट चल पाता है कि बेड बाउंड है, उसे कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, फॉलोअप टाइम पे हो रहा है कि नहीं, घर वालों का सपोर्ट कैसा है, और पेशेंट की इमोशनल स्ट्रेंथ कैसी है। तो सेम ट्रीटमेंट एक फिट पेशेंट बेटर टॉलरेट करता है, और अगर पेशेंट कमज़ोर हो तो इन्फेक्शन या कमज़ोरी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑन्कोलॉजी में हम कहते हैं ये कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं, ये पेशेंट का ट्रीटमेंट है। तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूँ। आइडेंटिटी ऑब्वियसली प्राइवेट। पेशेंट का नाम प्रिया, उम्र 45 साल,
ब्रेस्ट कैंसर लंग्स तक स्प्रेड था। ट्रेडिशनल थिंकिंग से लोग बोल देते हैं स्टेज 4 है, लाइफ लिमिटेड है, प्रोग्नोसिस खराब है। लेकिन टेस्टिंग से हमें पता चला कि पेशेंट HER2 पॉजिटिव थी। HER2 पॉजिटिव केसेस में टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है। उस पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया और आज 4 साल बाद वो अपने बेटे की एनुअल फंक्शन अटेंड कर रही है। तो मैं क्लियर कर दूं, ये मिरेकल नहीं, ये राइट सिलेक्शन और साइंस है। और ये सिर्फ एग्जाम्पल है, हर पेशेंट का रिस्पॉन्स सेम हो ये ज़रूरी नहीं। तो अब आते हैं उन 3 गलतियों पर जो अपने 15 साल के करियर में मैंने बहुत बार देखी है। स्टेज 4 के शॉक में फैमिलीज 3 गलतियां करती हैं। गलती नंबर 1, जिंदगी खत्म मान लेना। तो इस असम्पशन से क्या होता है, पेशेंट टूट जाता है, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली लोग मान लेते हैं कि ज़िंदगी खत्म हो गई। स्टेज 4 सीरियस ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी खत्म हो गई। गलती नंबर 2, फर्स्ट ओपिनियन के बाद सर्च बंद कर देना। सेकेंड ओपिनियन का मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है। सेकेंड ओपिनियन का मतलब है कि आप और ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। तो गलती नंबर 3 क्या है, व्हाट्सएप मिरेकल कैंसर क्योर। अक्सर इंटरनेट और व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा 15 दिन में कैंसर गायब। तो इससे नुकसान क्या है, ये सब अक्सर फ्रॉड होते हैं और इनसे कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में जो डिले होती है वो पेशेंट की जान लेने का कारण बन सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या है, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी का डिफरेंस, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। स्टेज 4 के बाद एक और शॉक आता है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल शॉक। स्टेज 4 के ट्रीटमेंट का मतलब लोग समझते हैं कि बहुत महंगा होगा, लेकिन स्टेज 4 ट्रीटमेंट का मतलब 20 से 50 लाख नहीं होता। तो ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम, CGHS स्कीम, ECHS स्कीम, गवर्नमेंट कैंसर सेंटर हैं, जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, पेशेंट और हॉस्पिटल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं। तो अक्सर स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी और सपोर्टिव केयर से मीनिंगफुल सर्वाइवल मिल सकता है। होपफुल होने का मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियल डिजास्टर में चले जाओ, रियलिस्टिक होना है। सारे केसेस में इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी काम नहीं करती, तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह से ट्रीटमेंट लें। अगर आपको भी स्टेज 4 डायग्नोसिस मिला है तो पैनिक नहीं, प्लान बनाइए। ये चेकलिस्ट सेव करिए। स्टेप नंबर 1, डायग्नोसिस कंफर्म, बायोप्सी या पैथोलॉजी रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2, अपने डॉक्टर से बायोमार्कर्स और म्यूटेशन टेस्टिंग के बारे में ज़रूर पूछिए। स्टेप नंबर 3, स्कैन से समझिए डिजीज़ का स्प्रेड कितना है, यानी कि शरीर में बीमारी कितनी ज़्यादा है। स्टेप नंबर 4, ट्रीटमेंट गोल क्लियर करिए, कंट्रोल, सिम्टम रिलीफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टेप नंबर 5, सेकेंड ओपिनियन ज़रूर कंसिडर करिए अपने ऑप्शंस को प्लान करने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पैलिएटिव केयर का मतलब गिव अप करना नहीं होता। बहुत सी फैमिलीज सोचती हैं कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि अब कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब है पेन कंट्रोल, नोजिया कंट्रोल, वॉमिटिंग कंट्रोल, एपेटाइट को बेटर करना, पेन कंट्रोल करना और लाइफ को बेहतर बनाना। और ये मेन ट्रीटमेंट के साथ साथ भी चल सकता है। तो आज का बॉटम लाइन, स्टेज 4 कैंसर सीरियस होता है बिल्कुल, लेकिन हर स्टेज 4 होपलेस नहीं होता। और आउटकम डिसाइड करते हैं पेशेंट की फिटनेस, डिजीज बायोलॉजी और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। इस वीडियो को सेव करिए क्योंकि ये किसी के काम आ सकता है, और शेयर करिए उन फैमिलीज के साथ जो स्टेज 4 से जूझ रहे हैं। और कमेंट में लिखिए स्टेज 4 ऑप्शंस, ताकि मैं अगला वीडियो इन ऑप्शंस पर बनाऊं। तो कभी कभी क्लैरिटी ही पहला ट्रीटमेंट होता है। धन्यवाद। ये वीडियो जनरल एजुकेशन के लिए, हर पेशेंट का केस अलग है। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।